जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भूगोल को पढ़ रहे थे और भूगोल में हमने संसाधन को कवर किया, प्राकृतिक संसाधन को कवर किया, और आज हम जल संसाधन को कवर करेंगे और जल संसाधन को समझने की प्रयास करेंगे कि जल संसाधन आखिर है क्या। जिस प्रकार हमने संसाधन के वर्गीकरण में यह समझा था कि प्राकृतिक संसाधन होता है, जल संसाधन होता है, भूमि संसाधन वगैरह हमने समझा, उसी तरह आज हम जल संसाधन को समझेंगे। वो आपका खंड ख है। कौन सा है? खंड ख है। जल संसाधन मतलब जल के द्वारा जो चीज हमको प्राप्त हो रहा है, जल जो आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति कर रहा है, उसे हम जल संसाधन कहेंगे। संसाधन का मतलब क्या होता है? जिस चीज जो वस्तु मेरा पूर्ति करेगा वही संसाधन है। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अगर इस चीज को देखा जाए तो। और जल संसाधन का वही अर्थ हुआ कि अगर जल जो है हमको कुछ सहायता कर रहा है, जल से हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे लिए संसाधन है। जल का उपयोग हम काहे करते हैं? सुबह सुबह जाने के लिए, पानी पीने के लिए, बहुत नहाने के लिए, किसी को पानी पिलाना है, खाना खाना है, खाना खाने बनाने के लिए जल का हम उपयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जल जो है हमारे जीवन में एक उथल पुथल भी ला सकता है और बाढ़ की समस्या जैसे उत्पन्न होती है। तो 2008 का समय था। कब? 2008 का समय। उत्तर बिहार में, कहां पर? उत्तर बिहार में कोसी प्रदेश में आए बाढ़ से जान माल की क्षति हुई थी। इसका मतलब हमको यह पता चला कि जहां जल जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं पर जल जो है जान माल की क्षति को ही पहुंचाता है। मतलब क्या हुआ कि हो सकता है एक पहलू उसका अच्छा है, एक पहलू उसका बुरा है। अगर एक्सेस पानी कहीं पर भी आ जाए तो वो जान माल की क्षति को पहुंचाता है, और जहां पर पानी एक लिमिटेड मात्रा में है, जहां पर पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो पानी हमारे लिए कुछ काम में आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जल जो है प्रलय का तांडव भी करती है। जल प्रलय का तांडव भी करती है और मानवीय आवश्यकताओं को सरल सुगम बनाकर सभ्यता भी रचती है। कितना अच्छा भाषा का उपयोग किया गया है कि जल जो है मानवीय आवश्यकताओं को सरल, मीन्स मानव का जो आवश्यकता है उसको सरल बनाता है। अब सरल बनाने का अर्थ यह हुआ कि गेहूं से आटा पिसाएं, गेहूं से आटा पिसाएं। अब आटा को गूंदना क्या चीज डालेंगे? पानी डालेंगे। रिफाइंड तेल तो नहीं डालिएगा ना, कड़वा तेल उसमें डाल के नहीं बनाइएगा, नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार तो मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाता है, और यह बनाकर एक सभ्यता को भी रचता है। एक सभ्यता का मतलब होता है किसी भी एक प्रकार का कलाकृति जो एक युग में पाया जाता है, उसे हम सभ्यता कहते हैं। उसे सभ्यता कहते हैं। मान लीजिए ये पेन हमको सिर्फ यहाँ पर पाया गया इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का सभ्यता इस कलम से रचा जाएगा। इस कलम से पता चलेगा कि कैमलिन जो है इस क्षेत्र में पाया गया था, तो उसको हम सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। और यही वजह है कि लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे हुआ है। अभी हम जस्ट पीछे इसमें पढ़ें कि सभ्यताओं का विकास होता है, सुगम बनाकर सभ्यताओं का विकास को भी रचता है। कौन? जल। और जल के किनारे लगभग सभी सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यता, हिंदू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब क्या है? सभ्यता है। ये सब क्या है? एक सभ्यता है। और ये सब सभ्यता, अधिकतर जितनी भी सभ्यता हम आगे चलकर 11वीं की कक्षा में, 12वीं की कक्षा में पढ़ेंगे कि जितनी भी सभ्यता अभी तक आई है और जितना भी सभ्यता का विकास हुआ है, सब जल के किनारे, सब नदी के किनारे हुआ। आप बोलिएगा भैया सब इतना नदी के किनारे, जल के किनारे क्यों हुआ है? तो वहाँ के लोगों को आसानी से पानी मिल सके, वहाँ के किसान जो है आसानी से सिंचाई कर सके, वहाँ के किसान आसानी से खाना पूर्ति कर सके, वहाँ के लोग आसानी से मछली को मार सके, जिसे मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लोथल बंदरगाह से, लोथल डॉकयार्ड से जो है आसानी से एक रास्ते से दूसरे रास्ते नदी के द्वारा जाया जा सकता है। इसलिए अधिकतर सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था? नदी के किनारे हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय कहने का मतलब क्या हुआ भैया? नवीकरणीय होता क्या है? नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम पुनः वापस ले सकें। तो जल जो है हम पुनः वापस ले लेते हैं। भैया कैसे लेते हैं जल पुनः वापस? जल को पुनः वापस कैसे लेते हैं? जल जो है जल चक्र के द्वारा, वाटर साइकिल के द्वारा को हम पुनः वापस लेते हैं। जैसे कि जल पहले, मान लीजिए आपके पास नदी है, आपके घर के बगल में एक तालाब है। क्या है? तालाब है।
तालाब पर जो है धूप पड़ा, जब धूप पड़ा तो कहीं ना कहीं वो वाष्प बना। जैसे आप घर में पानी को गर्म करते हैं तो पानी जब गर्म होता है उससे भाप निकलता है, ठीक उसी प्रकार जब धूप जो है उस स्टोर जो आपके बगल में तालाब है उसमें धूप पड़ा तो कहीं ना कहीं उसमें से भी भाप निकला, क्योंकि गर्म हुआ वो पानी। अब भाप जब निकला वो भाप ऊपर आसमान में जाकर बादल का एक फॉर्म लेता है, बादल का संरचना लेता है, वह भाप बादल की तरह बनता है और वही बादल जो है वहां से उठ के फिर बगल में जाके ट्रांसफर होता है और वहीं से पानी का वर्षण करता है। क्या करता है? पानी का वर्षण करता है। वही पानी फिर तालाब में आता है, वही पानी फिर भाप बन के ऊपर जाता है, वहीं से फिर ऐसे कैसे घूमते रहता है। क्या होता है? वो घूमते रहता है, उसी को हम जल चक्र कहते हैं। और जल चक्र के द्वारा ही जल एक नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर 3/4 पार्ट में भाग में पानी है। सोच लीजिए कि हमारे पृथ्वी की सतह जो है उसमें 3/4 भाग पानी ही है और अधिकांश जल जो है लवणीय और स्वच्छ जल सतह, मतलब अधिकांश जल जो है लवणीय है। लवणीय कहने का मतलब सॉल्टी है। क्या है? सॉल्टी है, समझे? मतलब सॉल्टी कहने का मतलब नमक का मात्रा उसमें अत्यधिक है। 3/4 हिस्सा तो हमारे पास है, 3/4 हिस्सा तो हमारे पास है, लेकिन जो है ये बहुत कम हिस्सा हमारे पास है। मतलब कम हिस्सा कहने का मतलब कि हम पानी पीने के लिए योग्य नहीं है हमारे पास। 3/4 हिस्सा हमारे पास पूरा पानी भरल है, लेकिन हम पानी को कम पी सकते हैं। पानी हमारे पास कम है पीने, क्यों? क्योंकि 3/4 हिस्सा में अधिकांश जल क्या है? लवणीय है। स्वच्छ जल जो है सतह पर अपवाह होता है, मतलब चलता है। भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। स्वच्छ जल जो है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? बोलिएगा भैया स्वच्छ जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो स्वच्छ जल जो है हमको भूमिगत जल से प्राप्त होता है। भूमिगत क्या होता है? भूमि पर जो जल पाया जाता है, थल पर जो जल पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? भूमिगत जल कहा जाता है। और वही सबसे अच्छा स्रोत है सतही अपवाह का, मतलब पानी का, हम जो स्वच्छ जल पी रहे हैं आज, ठीक है। और यही स्रोत का पूर्ति जो है जल चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल चक्र के द्वारा होता है। अब स्रोत के बारे में तो समझे पहले, अब जल के स्रोत के बारे में समझ। जल हमारे पास आता कहाँ से? जल जो है आता कहाँ से, उस चीज को समझेंगे। स्रोत कहाँ है, कहाँ से हमारे पास जल हमारे भारत में, हमारे विश्व में आता है, उस चीज को समझेंगे, क्योंकि हम जल संसाधन को समझ रहे हैं और जल संसाधन के बारे में हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो अब जल का स्रोत को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर हम जानते हैं सबसे अधिक क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है? पानी है। हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी होने के कारण हम इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि सब जगह नीले नीले। पानी का कलर है? पानी का कलर होता है? नहीं होता, लेकिन हमको नीला दिखता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन के कारण हमको नीला दिखाई देता है। फिर भी जो है पृथ्वी में अधिक पानी है तो नीला दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब हम लोग के हिसाब से कलर क्या है उसका? नीला है। साइंस को भी हटाइए, मारिए गोली, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पृथ्वी का अधिक पानी है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। जल का स्रोत का प्रकार कौन कौन सा है, इस चीज को समझते हैं। हमको जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जल जो है भूपृष्ठ से प्राप्त होता है। भूमि का पृष्ठ के मतलब देखिए, मान लीजिए ये भूमि है, ये क्या है? पूरा भूमि है। इसका ऊपरी भाग को हम पृष्ठ बोलते हैं। इसका है ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। तो ये क्या है? पृष्ठ है, ये भूपृष्ठीय है। और इसी से जो जल प्राप्त होगा उसको क्या बोलते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूमिगत जल, भूमिगत जल मतलब भूमि पर जो जल प्राप्त होता है, जो स्लाइडिंग मोशन जो चलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। वायुमंडल जल, जो हमको वर्षा के द्वारा, जो हमको एटमॉस्फेयर के द्वारा कभी नमी तमी प्रेजेंट रहता है, कभी देखते हैं कुहासा जमा हो रहता है, कोहड़ा आपके आस पास जमा हो रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमको वाष्प मिलता है, उससे पानी टपकता है, तो वो वायुमंडल जल हो गया। अब महासागर से जो जल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? महासागरीय जल कहते हैं। जहाँ महासागर में टोटल पानी हमारा नदी जो स्टोर हो जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, अदनान की खाड़ी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब जगह पर हमारा पानी जाके स्टोर हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? महासागरीय जल। मतलब महासागरीय जल को सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र भी कहते हैं। मीन्स महासागरीय जल जो सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र, सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र कहने का मतलब कि वहां पर सब पानी आके स्टोर हो जाता है, और स्टोर होता है तो इसको हम संग्रहण केंद्र भी बोलते हैं, और इसको हम जलधि की संज्ञा देते हैं। क्या चीज? जलधि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हम भूपृष्ठीय जल के बारे में वर्णन किए थे कि भूपृष्ठ जल, तो उसके बारे में समझते हैं होता क्या है भूपृष्ठीय जल। तो भूपृष्ठीय जल जो है, भूपृष्ठ जल मतलब भूमि के पृष्ठ पर जो जल है, इसका सबसे भूपृष्ठ जल में पानी आता कहाँ से? सबसे पहली बात को समझते हैं। भूपृष्ठ जल तो हम एक स्रोत है,
वहां से पानी आ रहा है, लेकिन वहां पर पानी कहां से आ रहा है? तो भूपृष्ठ जल में सबसे अच्छा स्रोत उसका क्या है? वर्षा है। क्या है? वर्षा है। किसका है? भूपृष्ठ जल का सबसे अच्छा स्रोत वर्षा है। और वर्षण का 20% भाग जो है, मतलब ये जो वर्षा पड़ा उसका 20% भाग वाष्पित हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और वायुमंडल में चला जाता है, और वही वायुमंडल जल चक्र के द्वारा इससे प्राप्त होते रहता है। कहां से? भूपृष्ठ जल से। कहां से? भूपृष्ठ जल से। तो कुछ भूमिगत अधिकांश नदी, नाला, झील, तालाब, शेष सागर एवं महासागर, ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठ जल कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब भैया ये लाइन जो आप पढ़ दिए इसका मतलब हुआ क्या? मतलब भूमिगत का जितना मतलब भूमि के ऊपर जितना भी नदी हमको मिलता है, नाला मिलता है, झील मिलता है, तालाब मिलता है, सब हमको भूपृष्ठ का प्रकार है। किसका प्रकार है? भूपृष्ठ का प्रकार है। मतलब भूमि का पृष्ठ का। यहां तक कि भूमिगत जल जो है वो किसका पार्ट है? भूपृष्ठ का पार्ट है। किसका पार्ट है? भूपृष्ठ का पार्ट है। और यही सब जहां पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ जल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ जल कहते हैं। अब भूमिगत जल को समझते हैं। भूमिगत जल क्या होता है? क्या? भूमिगत जल क्या होता है? वर्षा जल के धरातल्य छिद्रों में रिस कर कठोर शैल्य आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। मतलब बात सिंपल समझिए। पानी लीजिए अपना हाथ में और ड्रॉप से ऐसे करके टपकाइए पानी को। ड्रॉप से जब टपकाइएगा कहीं ना कहीं, जब आप मिट्टी में उसको पटकाइए तो खूब जब ड्रॉप उसमें पड़ते कहीं ना कहीं वो छेद करेगा उस जमीन पर। वो जमीन पर जब वो छेद करेगा तो कहीं ना कहीं वो पानी को जमा करेगा, वो जहाँ पर छेद हुआ है, तो उसी को कहते हैं भूमिगत जल। क्या बोलते हैं? जो पानी जमा हुआ उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। तो वर्षा जल, जो वर्षा का जल पड़ता है, धरातल पर पड़ा और धीरे धीरे एक ही जगह पर जब पड़ते रहा, कहीं ना कहीं जमा हुआ, छेद किया, छिद्र हुआ, उस छिद्र से पानी रिस कर उसमें जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। और जब वो धीरे धीरे उसमें जा रहा है कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, और उसी जमा को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम भौम जल की भी संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा? भौम जल कहलाता है भूमिगत जल। ठीक है, इतना दूर हम लोग जल संसाधन का एक इंट्रोडक्शन को देखें और जल का स्रोत को समझे। जल कहाँ से आता है? जल हमारे पास आ गया, हम जल को समझ लिए। अब जल का हम बंटवारा कैसे करेंगे, जल का वितरण कैसे कैसे हुआ है, उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अधिकांश जल जो है, सबसे ज्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में होता है। भैया दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी को बीच से बांटने वाला को हम इक्वेटर कहते हैं, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है हिंदी में। किसमें? हिंदी में भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है, जिसको हम इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब दक्षिण का गोला इसलिए दक्षिण गोलार्ध, और उत्तर का गोला इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और अधिकांश जल जो है हमको दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए काहे अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है? बोतल मान लीजिए क्या है? अर्थ है, अर्थ का निचला भाग है, पानी ऐसे करके डोला दिया भगवान, बस नीचे चला गया पानी सब। भगवान जैसे करके पृथ्वी को डोला दिया, सब पानी कहाँ गया? गुरुत्वाकर्षण बल कारण नीचे धरा गया, बस यही पकड़ा गया नीचे पानी। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पानी है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध भी कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जल का पानी मतलब जल का परसेंटेज कम है, इसलिए हम इसको स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो जल है, क्या पृथ्वी पर जल का अधिकांश भाग लवण की उच्च सान्द्रता धारण करता है। भैया ये क्या है? अब तो लवण का जिक्र पहले भी किए थे। लवण का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट मन होता है नमक, और वही नमक जो घर में यूज करते हैं। बोले नहीं बच्चा, वो नमक नहीं, वो जो यूज करते हैं वो घर में उसको कहते हैं टेबल सॉल्ट, उसको टेबल नमक कहा जाता है घर में जो यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है समुद्री नमक है, इसको अगर चाट ले अधिकतर मात्रा में आदमी तो हो सकता है मर जाएगा, स्पॉट डेथ कर जाए। इसको पी ले तो आदमी थनथना के मर जाएगा, ऐसे ही पड़ाक पड़ाक खत्म आदमी। लेकिन पृथ्वी पर जल का अधिकांश भाग जो है उसमें लवणता है, इसलिए पृथ्वी पर पानी होने से भी हम नहीं है। मतलब बात समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी अधिक होने से भी नहीं है, मतलब कि हम पानी तो है लेकिन हम योग्य पानी नहीं, पीने लायक पानी नहीं है। भारत में जल संसाधन अपर्याप्त है।
जल का जो संसाधन है अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब कहीं पर पानी है तो कहीं पर पानी नहीं है। आज हमारे गांव घर में चापाकल लगा हुआ है, मोटर लगा, पानी का वेस्टेज हम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि पानी अगर हम 10 मान लीजिए मोटर में हमको जैसे 4 जो है हमको देना पड़ता, 4 जग पानी हमको देना पड़ता है, किसमें? पौधा में। हम मोटर चलाएं 10 जग पानी मोटर के बराबर, एक पानी मोटर से जब हम देते तो हमको अंदाजा तो नहीं मिलता है कितना पानी का, लेकिन अधिकतर बार है कि ज़्यादा ही पानी चला जाता है। जहाँ पर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर पानी के लिए कोई तरस रहा है। ठीक, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में पानी को वेस्ट कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कोई ना कोई एक बूंद पानी के लिए भी मर रहा होगा। किसी की देहांत पानी के कारण हुई होगी, कोई पानी के लिए तरस रहा होगा, कोई बच्चा पानी के लिए रो रहा होगा, और किसी की माँ अपने बच्चों के लिए पानी लाने के लिए जा रही होगी, और हम उस पानी को धड़ल्ले से वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। हम इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारा किस प्रकार जो है हमको गाली देगा कि क्या करेगा। हम लोग सोचते हो गाली देगा, क्या मतलब है? हम लोग आने वाला पीढ़ी नहीं समझेगा। अभी मेरा 2-3 साल जो मतलब मेरे 2-3 पुश्त तो हमको कुछ नहीं बोलेगा, आने वाला पीढ़ी गाली देगा। तो कहीं ना कहीं हमारा गलती के कारण ही आज जल जो है अपर्याप्त है। भारत में जल संसाधन क्या है? अपर्याप्त है, क्योंकि 16% आबादी हमारे भारत में निवास करती है और मात्र 4% जल स्वच्छ जल उपलब्ध है। मतलब सोच लीजिए कि 0.1% भी अगर करे तो पूर्ति नहीं कर पाएगा हमारा भारत पानी के लिए। तो कहीं ना कोई व्यक्ति जो है भूखा प्यासा सो रहा होगा, कोई ना कोई जल के लिए तरस रहा होगा, यहां तक कि एक बूंद जल के लिए तरस रहा होगा। तो आज से हम यह प्रण लें कि हम पानी को वेस्ट ना करेंगे, जितना जरूरी हम उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, तो भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर का वर्षा सिर्फ होता है। सोच लीजिए 4000 घन 4000 क्यूबिक किलोमीटर जो है वर्षा होता है, वर्षण होता है। यहाँ तक कि 1869 घन जल जो है, घन किलोमीटर जल भूपृष्ठ जल से प्राप्त होता है। भूपृष्ठ जल के बारे में जैसा कि हम जाने थे, नदी नाला झील तालाब महासागर वगैरह वगैरह से 1859 कितना 1869 घन किलोमीटर जल हमको भूपृष्ठ जल से प्राप्त होता है। मतलब तनी मनी पानी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास 4% स्वच्छ जल। 2/3 भाग 3 नदियों से प्रभावित होता है। क्या चीज? 2 मतलब सोच लिया हमारे भारत में 3/4 भाग पानी है पृथ्वी पर। भारत नहीं, पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी है, जिसमें 2/3 भाग 3 नदी कवर कर ले रहा है अकेले, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये बहुत बड़ा जो है नदी अपने आप में फॉर्मेशन करता है, नदी को पानी को प्रवाह करने के लिए, पानी को छेड़ने के लिए, पानी को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो जल भंडारण के लिए आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर हम जल संसाधन का वितरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई इसको स्टोर करके रखा होगा, और वही जल भंडारण के लिए हम जलाशयों का निर्माण करते हैं, डैम का निर्माण करते हैं, कुंड का निर्माण करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं, जिसको हम जलाशय की संज्ञा देते हैं, और उसी चीज का निर्माण करते हैं, जिसमें जल भंडारण की क्षमता जो है 174 अरब घन मीटर है अभी भारत में। कितना? 174 अरब घन मीटर है। पहले आजादी के समय मात्र कितना था? 18 अरब घन मीटर। कितना था? 18 अरब। अभी 174 अरब घन मीटर है भारत में। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग जल भंडारण की क्षमता अत्यधिक है। भारत में जो गंगा द्रोणी, अब गंगा द्रोणी कहने का मतलब गंगा के आसपास का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? द्रोणी। और वहां पर डैम बनाकर, वहां पर तालाब बनाकर, वहां पर बगल से एगो कुंडी बनाकर उस चीज में पानी को स्टोर किया जाता है। और सबसे अधिक क्षमता किसका है? गंगा द्रोणी किनारे। उपयोग जल भंडारण मतलब जल भंडारण का उपयोग करके जल का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि पीने ही के लिए नहीं, सिर्फ बहुत सारा काम है नदी का। ताप्ती नदी स्थान प्रथम है योग्य जल का भंडारण के लिए। मतलब योग्य जल मतलब पीने वाला पानी का भंडारण के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सा है? ताप्ती नदी है। इसकी जल भंडारण की क्षमता 97% है। 97% जल भंडारण, योग्य जल 97% तक ही कवर अपने पास कर सकता है। भारत में लगभग 443.9 अरब घन लीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। मतलब हमको जो नदी से, महासागरीय जल से, तालाब से जो नदी हमको प्राप्त होता है, 443.9 अरब घन मीटर हमको प्राप्त होता है।
लीटर, मीटर नहीं, लीटर पानी हमको भूमिगत जल से प्राप्त होता है। और भूमिगत जल में इतना तो छोड़, इसका 19% केवल हमको यूपीए में पाया गया है, क्योंकि यूपी में अत्यधिक, वहीं से बगले में है, सट से पानी वहीं से रास्ता काट के यूपी देकर घुस के बिहार में घुस जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको जल संसाधन जो है पूरा वीडियो, आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।